हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 का, उसका पेपर 1 का हम क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, साथ में उसका आंसर को भी देखेंगे कि उसके कौन-कौन सा आंसर सही था। जो भी मैं सीजी व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर, जो फाइनल आंसर जो रिलीज़ किया गया था, उसके बेस पे मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे सीजी सेट 2018 के एग्ज़ाम का पेपर 1 क्वेश्चन पेपर को, और साथ में उसका आंसर्स भी देखेंगे। जो कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाएँगे करेंगे, और जो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चंस है या कुछ क्वेश्चन जो टफ है या जिसमें जो क्वेश्चन लेंथी है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, जिसमें 2018 और 2019 दोनों के क्वेश्चंस को लेकर के मैं सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस का बनाने का हमें ट्रिक कैसे फॉलो करना चाहिए, है ना। कितना क्वेश्चंस में कितना टाइम भी लगाना है, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट पे तो ध्यान देना ही देना है। इस वीडियो लेक्चर में हम 2018 सीजी सेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में उसका आंसर देखेंगे, और ट्राई भी करेंगे क्वेश्चंस को समझने का कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, कैसे एनालिसिस करना है, और कैसे उसका आंसर हम फाइंड करने का भी ट्राई करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये है, पहला क्वेश्चन आया है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से। जो मैंने बताया सिलेबस में डाटा इंटरप्रिटेशन से आया है, तो इसमें मैं पहले भी बोला था कि डाटा इंटरप्रिटेशन से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा है ना, प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के लिए, मतलब टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें जो भी सब डाटा दिया है, अधिकतम अंक, सबका नाम दे दिया है, इसके बेस पे आपको इसको पढ़ना है और अलग-अलग पॉइंट के बेस पे बनाना है। इसका भी मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर एक बनाया हूँ और अलग से बना दूँगा, जिसमें हम लोग 4 से 5, जैसे मैंने अपने पेपर 1 के जो स्ट्रेटेजी वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि 40 से 50 आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपसे 5 क्वेश्चन बनना डन हो जाता है ना। तो ये तो हम सेपरेटली बना लेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। पहला का आंसर है 83.72, सेकंड का आंसर है शोभा बी, है ना। वैसी बात थर्ड का आंसर है, इसका भी आंसर है बी, फोर्थ का आंसर है बी, और फिफ्थ का आंसर भी है बी। ये तो हो गया हम डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी क्वेश्चन का आंसर था, जो व्यापम के द्वारा लिया गया फाइनल आंसर, और इसको हम सॉल्व करके भी देख लेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो में हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा, द प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसका ये कहाँ से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है ना, जो यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है क्वेश्चन। तो इसमें इंग्लिश में देखेंगे, द इफेक्टिव टीचिंग डज नॉट इसेंशियली रिक्वायर, मतलब इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए, प्रभावशाली अध्यापन करने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, पहला है रिसेप्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की ग्राह्यता। ग्राह्यता मतलब कितना वो गेन कर रहा है, कितना वो सीख रहा है उसकी, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि उसके पास कितना पावर है गेन करने का, याद रखने का। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हाई लेवल लर्निंग ऑफ टीचर, शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर। अधिगम का मतलब ही होता है किसका, लर्निंग, याद रखेंगे। मैं पहले वीडियो से बताया हूँ, लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोला जाता है ना, तो इंग्लिश में पढ़ने से ज़्यादा क्लियर हो रहा है ये। तो हाई लर्निंग लेवल ऑफ टीचर, टीचर का अपने सब्जेक्ट पे अगर अच्छा है तो ये अच्छी बात है ना। सेकंड देख लेते हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचर, टीचर का पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका, और कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षण का संप्रेषण योग्यता, मतलब कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी। तो मैं यहाँ पे बता दूं क्या जरूरत नहीं है, बोला था द इफेक्टिव टीचिंग डज नॉट इसेंशियली रिक्वायर, है ना, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं, देखिए आपका आंसर ये तो होता ही है, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए टीचर का, सही है। टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, भी सही है। टीचर को नॉलेज भी होना चाहिए, भी सही है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट की बात कर रही है ना, जबकि यहाँ पे टीचिंग किसका काम है, टीचर का काम है। तो स्टूडेंट कितना रटता है, कितना सीखता है, ये डिपेंड नहीं करता। टीचिंग अगर इफेक्टिव बनाना है, आपको प्रभावशाली टीचिंग टीचर बनना है, तो आपको ये 3 गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी आवश्यकता नहीं है, तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से, है ना, अलग अलग सैद्धांतिक जो दिया है, उनका सिद्धांत उनका है, जैसे महात्मा गांधी ने दिया था। अब इसका आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है इसका, डी, मतलब फर्स्ट का थर्ड। तो महात्मा गांधी ने किस पे बात की थी, बुनियादी शिक्षा पे बात की थी। उसके बाद है बी का सेकंड, सुकरात का क्या है, आदर्शवाद है। रविंद्रनाथ टैगोर का है प्रकृतिवाद, और स्वामी विवेकानंद का है मानव बनाने वाली शिक्षा। तो देखो, इस
क्वेश्चंस को पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमने 4 दार्शनिक के सिद्धांत को हम लोग समझ सकते हैं और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से यही बेनिफिट्स होता है कि हम इसके साथ इसका कॉन्सेप्ट को भी समझ जाए। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा पे किया गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए। सुकरात आदर्शवाद, रविंद्रनाथ टैगोर के याद कर लिए, प्रकृतिवाद पे बात किया है, नेचुरलिज्म पे बात किया है और स्वामी विवेकानंद जो है वो मानव बनाने वाली शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन। इंग्लिश में देखते हैं महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन बात किया था, सुकरात जो है वो आइडियलिज्म और रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिज्म एंड विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन। तो ये हो गया आपका, इससे आपको क्या किया, इन चारों का सिद्धांत आपको पता चल गया। ठीक है, अगला है 8th क्वेश्चन, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। एक इसका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की पहचान किस प्रकार के अनुसंधान में की जाती है? तो सिंपल सी बात है, ये एक्सपेरिमेंटल। देखो वेरिएबल्स आ रहा है यहाँ पे, तो वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो रहा है समय के साथ, है ना। वेरिएबल्स मतलब जैसे एक्स वाई जेड, ये सब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स 1 2 3 4, ये सब क्या वेरिएबल्स हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में ये सब करेंगे हम, हिस्टोरिकल में तो करेंगे नहीं। हिस्टोरिकल में क्या होता है, वो हिस्ट्री वाली बात है, जो है सर्वे, डायरेक्टली सर्वे है और केस स्टडीज है। ये भी मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला है, व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व क्या करना चाहिए? टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, निदानात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करना चाहिए। इसको आप सिंपली से इसको समझेंगे, है ना। अब आते हैं, इन रिसर्च पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैटिन एब्रिविएशन ऑफ द एंड अदर्स। तो हम जो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे जैसे एक्सेट्रा, ETC यूज करते हैं, है ना। तो वैसी एंड अदर्स लिखना है, हमें क्या लिखना है, एंड और अदर्स लिखना है। तो हर बार हम एंड अदर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एट AL डॉट लगा देंगे। क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ET फिर AL डॉट, ये होता है करेक्ट इसका एब्रीवेशन। तो देखो इस क्वेश्चंस को पढ़ने से यही बेनिफिट्स है कि आप इसको याद रख लें। ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो सकता है, इस बार भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस रिसर्च से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एब्रीवेशन से एक क्वेश्चन तो आना बनता है ना। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। जो भी रिसर्च पेपर आप देखेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें इस दो ऐसी एब्रीवेशन वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। एब्रीवेशन जो शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है लैटिन में, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया, एंड और अदर्स का क्या है, इट AL डॉट, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर में देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। टीचिंग में क्या, शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। आंसर है इसका सी। सबसे पहला क्या है, उद्देश्यों का निरूपण। देखो क्या लिखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या आप करना चाह रहे हैं, आपके उद्देश्य को आपको सबसे पहले बनाना है। उसके बाद है सेकंड, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज। तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी करेंटली कितना नॉलेज है और इस प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान देखना पड़ेगा कितना है। रिलेटिंग द लिखा है ना, प्रेजेंट नॉलेज एंड प्रीवियस नॉलेज, तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड, फिर क्या है फोर्थ, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। आपको प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको क्या क्या लगेगा टीचिंग मटेरियल। सबसे पहले क्या किया आपने, क्या करना चाहते हैं उसका उद्देश्य डिसाइड कर लिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी अभी प्रेजेंट में जितने भी अलग अलग ट्रिक्स हैं या फिर टेक्निक्स है उसको आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आप थर्ड क्या है, आपका प्रेजेंटेशन देना है, आपको क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, किस बेस पे आप कैसे करेंगे, ये हो गया थर्ड। अगला है आपका फर्स्ट, जो फोर्थ है, मूल्यांकन करना है। फिर आपको इवोल्यूशन करना है, फिर आपको क्या करना है, इतना प्रोसेस होने के बाद रीटीचिंग करना है, उसी को बार बार आपको क्या करना है, टीचिंग करना है। तो आंसर क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, आंसर सी। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है। अगला क्वेश्चन, द डाटा ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट टूल। किसी भी टूल या किसी भी उपकरण के आधार पर जो डाटा प्राप्त किया जाता है ना, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। याद रखना, प्राइमरी डाटा क्या है, हम डायरेक्टली किसी उपकरण से गए और वहां पे अगर पेन कॉपी से भी हम लिख रहे हैं किसी का डाटा या किसी का सर्वे कुछ भी कर रहे हैं तो प्राइमरी डाटा कहलाता है। फिर उस डाटा को यूज करके अगर हम रिसर्च पेपर में और एक्स्ट्रा कुछ लिखें, वो कहलाता है आपका नया जो डाटा बनता है, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डाटा। तो ये क्या है, प्राइमरी डाटा। आंसर क्या है इसका बी।
थर्ड है आपका, एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह अनुसंधान निम्न में से किस वर्ग के अनुसंधान के अंतर्गत आएगा? देखिए, ये रिसर्च का है ना? अभी कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने बोला कि रिसर्च एप्टीट्यूड को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ें। हर जितने टाइप के भी रिसर्च हैं, जितने टाइप के हम रिसर्च करते हैं, उस सब को एक एक एग्जाम्पल में अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें उसको, तब आपको याद रहेगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे। तो क्या है इसका आंसर? ये कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या कहलाता है? एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। क्या है कि अब सिंपल सी बात है ना? साक्षात्कार के आधार पर अगर आपको किसी इंटरव्यू लेना रहेगा 25 लोगों का और आप उसका लास्ट में डाटा बनाएंगे, तो किस बेस पे बनाएंगे? उसके क्वालिटी के बेस पे ही बनाएंगे कि एग्जैक्ट में वो जो आपको चाहिए, है ना, जो भी उस पोस्ट के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है कि नहीं करता, मतलब क्वालिटी हो गई है। ठीक, अब बात करते हैं प्रदत्त रिसर्चर संकलन के पूर्व एक शोधकर्ता शोध में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं से उनकी सहमति लेना चाहता है। सूचित सहमति पत्र में निम्न में से कौन सी सूचना आवश्यक नहीं है? अब देखिए, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू इन सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेटिंग इन हिज रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर आप रिसर्च करता है, मतलब आप शोध करता है, मतलब रिसर्च कर रहे हैं, अब आप जो आपको डाटा दे रहा है उससे क्या लेना चाहते हैं? सहमति लेना चाह रहे हैं। तो आपको उस सहमति पत्र जो बनाएंगे, कंसेंट लेटर बनाएंगे, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता सूचना की कौन सी सूचना की आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है थर्ड, शोध के प्रयोजन के संबंधित में सूचना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्पज ऑफ रिसर्च, आपको बताना पड़ेगा कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उनको उनकी जानकारी उनका बनता है, उनका है ना, जानना उनको। सेकेंड, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियली ऑफ द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पोंडेंट एंड देयर यूज इन एकेडमिक पर्पज ओनली। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी आप उनसे जो डाटा ले रहे हैं उसको आप गुप्त रखेंगे, उसको आप कॉन्फिडेंशियली रखेंगे और उसका उपयोग आप रिसर्च में करने वाले हैं, ये भी उनको बताना पड़ेगा कि उनको आप ये भी बोलेंगे कि हम इस डाटा को सिर्फ किस में लेंगे? रिसर्च में यूज करने वाले हैं। ये भी हमारा सही हो जाता है, ये तो बताना पड़ेगा। थर्ड है शोध की विश्वसनीयता में वैधता से संबंधित सूचना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, ये आपको बताना नहीं पड़ेगा कि रिसर्च का वैलिडिटी कहाँ है, वैधता कितना है ना, कितने साल के लिए हम यूज करेंगे, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये पेपर, रिसर्च पेपर जब आप रिसर्च लिख लेते हैं, जब आप पब्लिश कर देते हैं, फिर वो डाटा आपका हो जाता है। एक बार रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद उसका पेटेंट रिसर्चर को मिल जाता है। फोर्थ देखते हैं, प्रदत्त संकलन में एक उत्तरदाता द्वारा लगने वाले समय और अन्य जोखिम संबंधी सूचना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम रिक्वायर्ड बाय रिस्पोंडेंट एंड हैजार्ड्स इन डाटा कलेक्शन। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब हम डाटा कलेक्शन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमें रिस्पोंडेंट के थ्रू चाहिए, और इसमें कुछ जोखिम अगर है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, अगर डाटा को इकट्ठा कर रहे हो लोगों को जिससे डाटा आप लेने वाले हो, तो उनको इसकी जानकारी देना पड़ेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। अगर आप नॉर्मल नहीं भी पढ़े रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है? तो क्या नहीं है? साइकोमेट्रिक मेथड नहीं है, मनोमिति विधि नहीं है। ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है। अब ये हो गया आपका, ये रीडिंग कंप्रहेंशन से है, पैसेज को पढ़ना है, इसके बेस में आंसर बनाना। कितना क्वेश्चन है? 16, 17, 18, 19 और 20, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन। मैं पहले भी बोला हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीडिंग कंप्रहेंशन से देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसका भी मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, और साथ ही साथ कैसे उसको एनालिसिस करेंगे हम, कैसे इस पे आसानी से कम समय में हम जल्दी से जल्दी ज्यादा क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, या सिस्टमेटिक आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस एग्जैक्ट नहीं है ना, पढ़ तो सब लेते हैं, बट एग्जैक्ट किस वे में पढ़ना चाहिए और कैसा इसको सॉल्व करना चाहिए, इसका लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना करके दे देंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर होगा सी, 17 का आंसर होगा बी, 18 का आंसर होगा भी सी, अब 19 का आंसर है आपका ए, इसको स्पीड बता रहा हूं मैं। 20 का आंसर है डी। आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप भी ट्राई करिए अपने से, है ना, क्वेश्चंस को पढ़िए, पैसेज को पढ़िए, और ये आंसर को देखिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका आ जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम से लेकर के जो लास्ट यूनिट है। इंस्पायर कार्यक्रम का निम्नलिखित में से क्या घटक होने का कोड है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंस्पायर प्रोग्राम। तो सिंपल सा आंसर है इसका ए। फर्स्ट क्या है, स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स। देखो इंस्पायर का एक स्कॉलरशिप होता है ना, जिसके बेस में आप 12th के बेस में भी, जैसे आप 12 के परसेंटेज के बेस में आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप मिलता है 5000 पर मंथ, मुझे मिला है ना। तो ये भी इसी इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका देखो सबसे पहला क्या है, टैलेंट्स के प्रारंभ में आकर्षित करने की योजना। तो जो 10-12 के बच्चे होते हैं उनके में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं ना, उस टाइम उनको सही टेक्निक से अगर हम उसको सही चीज में लगाएं तो बहुत यूजफुल होता है। तो इसीलिए आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पायर प्रोग्राम निकाला गया। सही आंसर है ये। आंसर बी क्या है, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा वृत्ति, आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है हायर एजुकेशन, ये भी सही बात है। अगर आपको पीएचडी करना है तो आप इंस्पायर फेलोशिप आपको मिला हुआ है एमएससी में, तो आपको पीएचडी में भी इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, ये भी करेक्ट आंसर है। शोध करियर के लिए सुनिश्चित अवसर, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च करियर, ऐसा कुछ नहीं है, रिसर्च के लिए एश्योर्ड कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता, मतलब सॉरी दिया जाता है ना। शोध करियर के लिए सुनिश्चित अवसर, यही तभी मैंने ऊपर में बोला कि पीएचडी आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप इंस्पायर फेलोशिप हैं ग्रेजुएशन में, पीजी में, तो आपको पीएचडी के लिए अलग से नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज को याद रखेंगे। अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलता है आपको 12th के बेस पे मिलता है ग्रेजुएशन और पीजी में, तो आपको पीएचडी करना है तो इंस्पायर फेलोशिप उसमें भी इंक्लूड हो जाता है, आपको नेट जेआरएफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी सही आंसर है। विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदान, ये है ग्रांटिंग फंड्स फॉर साइंस एजुकेशन, ये फंड का काम जो है वो यूजीसी का है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। फंड ग्रांट कभी भी इंस्पायर नहीं करता, इंस्पायर को फंड खुद यूजीसी से मिला रहता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिला होता है, ये याद रखेंगे। कोई भी संस्था फंड ग्रांट नहीं करती, वो मिनिस्ट्री करता है ना, उसके बाद वो यूज करता है। तो फंड ग्रांट विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदान देने का तो अधिकार इसके पास नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ए बी सी। इससे हमने इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग सीख गए इस पे, है ना। इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होता है हम लोग समझ गए, और क्या क्या उसका ये है। तो ये आपको इस बार के सेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से आप पढ़ें कि क्वेश्चंस को पढ़ें प्रीवियस ईयर का और उसका डिटेल में एनालिसिस कर लें हर एक क्वेश्चंस को। तो हर एक क्वेश्चन से आपको एक एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा, वो आपका डायरेक्टली अभी वाले एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, अगला आंसर सी, ये मैथमेटिक्स का है, इसको सेपरेट पढ़ेंगे। 23 का आंसर भी क्या है, इन व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क। व्हील कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन से आया है क्वेश्चन, है ना। व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हील संचार नेटवर्क क्या है, सभी कर्मचारीगण एक व्यक्ति से, ऑल द वर्कर्स रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम वन पर्सन। सिंपल सी बात है, सभी कर्मचारीगण एक व्यक्ति से अनुदेश तथा मार्गदर्शन लेते हैं, इसको बोलते हैं व्हील कम्युनिकेशन। सिंपल समझ लेंगे, मीटिंग होता है तो मीटिंग में एक राउंड में बैठते हैं सब लोग, तो यहाँ पर जो हेड बैठता है, बाकी सब क्या बैठते हैं, बाकी सब कर्मचारी बैठते हैं। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, व्हील कम्युनिकेशन। सभी कर्मचारीगण लिखा ना, एक व्यक्ति से अनुदान तथा मार्ग इंस्ट्रक्शन और मार्गदर्शन लेते हैं, ये गलत है। देखो किस केवल एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से बात करता है, ये तो गलती हो गया। प्रत्येक आदमी प्रत्येक से बात करता है, तो फिर प्रत्येक आदमी प्रत्येक से बात करेगा तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाता है ना। फिर संदेश एक वृत्त में गतिशील रहता है, ये भी गलत। ऐसा नहीं है कि संदेश यहाँ से दिया, एक व्हील बना दिया गया है, यहाँ से बता दिया ऐसे करके गतिशील है ये, मतलब इसको ये बता रहे, इसको ये बता रहे, इसको ये बता रहे, इसको ये बता रहे, ऐसा नहीं। ये मीटिंग की बात कर रहा है। व्हील कम्युनिकेशन मतलब मीटिंग, मतलब यहाँ पर आपका हेड जो बैठता है और जितने भी साइड्स में जो भी कर्मचारीगण बैठे रहते हैं, इनके बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये पहले बताएंगे, अनुदेश और मार्गदर्शन देंगे, फिर इसके बाद इन लोग अपना जो भी फीडबैक वो रखेंगे, और जो भी इनको पूछना है, जो भी कर्मचारी लोग को पूछना है, हेड से पूछा जाता है। ये प्रॉपरली हर एक जगह ऐसा मीटिंग होता है, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जिस भी संस्था में आप काम करते हो, सब जगह ऐसा होता है। तो इससे आपने इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या था, फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं 24। जिस प्रकार पृथ्वी संबंधित है चांद से, उसी प्रकार बृहस्पति संबंधित है यूरोपा से। मतलब पृथ्वी का ये क्या है, उपग्रह है चांद, है ना, उपग्रह है चांद। वैसी बृहस्पति मतलब जुपिटर का क्या है, उपग्रह यूरोपा। ठीक है, सैटेलाइट अर्थ का क्या है हमारे पास, क्या है, मून। तो ऐसी जुपिटर के लिए क्या है, यूरोपा। ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन था ये। 25 का आंसर देख लेते हैं, बी। मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग का, सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, आंसर बी। 26 का देख लेते हैं, विश्लेषण या तो शुद्ध या प्रयुक्त गणित है। गणित की केवल वे शाखाएं शुद्ध गणित के अंतर्गत आती है जो अपने क्षेत्र में बाहर की मान्यताओं को उपयोग नहीं करते। कलन विश्लेषण
देखो इसका आंसर है ए, निगमित इसको पढ़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैथ्स का है, ए बी का पुत्र है, बी यू की माता है, यू वी की पत्नी है। रिलेशनशिप से क्वेश्चन है ये, रिलेशनशिप जो होता है मैथमेटिक्स रीजनिंग में, है ना, संबंध बोलेंगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साला जीजा दामाद, ठीक है। देखेंगे इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर में, मैथमेटिक्स का रिलेशन का जो संबंध का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें 10-20 क्वेश्चंस होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे आपको बहुत आसान से ट्रिक में मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है। कंपाइलर आईसीटी से क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये आईसीटी का। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर के द्वारा। नाम में ही कंपाइलर है, कंपाइल कर रहा है मतलब हाई से लो में करेगा ना। देखो करेक्टर को बिट्स में करता है, ये नहीं हो सकता। मशीन लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज में गलत, हाई से लो में करेगा तो कंपाइल होगा वो। हम पढ़ते भी है, कंपाइल करते हैं किसी भी जेपीजी या पीडीएफ को तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया कंपाइलर। अब एक यहाँ पे क्या सीखे आप लोग कंपाइलर के बारे में, एक लाइन आपको याद हो गया, अभी आपको काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29, निम्न कथन 1 2 3 को पढ़िए। कोई भी फूल फल नहीं है, ये जो भी कुछ फूल पत्तियां हैं सभी पत्तियां वृक्ष है, कोई भी वृक्ष फल नहीं है। ये जितने भी स्टेटमेंट है आपको पढ़ना है, उसके बेस पे आपको उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, मतलब कुछ फल पत्तियां हैं, सॉरी ये है निष्कर्ष ना। कथन 3 है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग है ये। क्या है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 2-3 कथन आपको दिया गया है, 1 2 3। इस तीनों कथन के बेस पे आपको तर्क बताना है कि दोनों में से, सॉरी निष्कर्ष बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो साफ साफ लिखा है कोई भी फूल फल नहीं है और कुछ फल पत्तियां हैं, सभी पत्तियां वृक्ष है। तो कोई भी वृक्ष फल नहीं है, कम से कम कुछ वृक्ष फल है। तो सेकंड आंसर क्या होगा, होगा। ये सबको देखेंगे सेपरेटली क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लगे तो। अभी अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट। बट ये जियोग्राफी वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज है इस क्वेश्चन में, है ना। जियोग्राफी जो भी स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा आसानी होगा समझने में क्योंकि ये उन्हीं का सब्जेक्ट से है। इसका आंसर सी, फर्स्ट का 5th है। 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है वर्षा, घास के मैदान ग्रासलैंड वाले एरिया में, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले में। बी का क्या है, 4th, 200 से 500 सेंटीमीटर वर्षा होता है। उसके बाद है सी का आंसर है 3rd, 100 सेंटीमीटर। टैगा, इसका आंसर है फर्स्ट, 25 से 100 सेंटीमीटर। और टुंड्रा प्रदेश होता है जो 25 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होता है। तो ये भी आंसर आप लोग देख लेंगे, टैगा टुंड्रा। इससे थोड़ा मतलब इससे देखिए, अगर आप इस बार सीजी सेट एग्जाम में दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रेडी रख लीजिए, है ना। ये वर्षा से रिलेटेड की थोड़ा जो बायोम से रिलेटेड या बायोम जो लिखा है ना, घास के मैदान उष्णकटिबंधीय, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही आईपी एड्रेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड आईसीटी का क्वेश्चन है ये, कि आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर तो इसका बी है ना। बट आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस का यूज क्या है, और साथ में आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है लिखने का। जैसे इसमें देखिए डॉट डॉट के फॉर्म में होता है, इसमें इस टाइप का डेस आप नहीं लगा सकते, @ नहीं होता है। तो ये तो गलती हो गई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ बचाइए आईपी एड्रेस में जो भी रहेगा आपका, है ना, डॉट डॉट के फॉर्म में आपका रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 32 का आंसर देख लेते हैं। निम्न स्टोरेज मात्रकों को सबसे छोटे मात्रक से बड़ी मात्रक के क्रम में जमाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी स्टोरेज होता है आप यूज करते हैं उसको स्मॉलेस्ट लेके लोएस्ट के फॉर्म में आपको जमाना है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला होता है बीट। सबसे पहला क्या होता है, यहाँ देखते हैं बीट होता है। आंसर क्या है इसका, देखो बीट होता है, फिर बाइट होता है, बाइट के बाद आपका किलो बाइट होगा, किलो बाइट के बाद आपका मेगाबाइट होगा, मेगाबाइट के बाद जीगाबाइट, जीगाबाइट के बाद टेराबाइट। आपने जीबी टीबी पढ़ते हैं, एमबी पढ़ते हैं, इतने एमबी का नेटवर्क है, इतने एमबी का डाटा है जो भी है ना। तो मेगाबाइट, एमबी, मेगाबाइट, उसके ऊपर क्या होता है टेराबाइट, उसके ऊपर क्या होता है जीगाबाइट। और सबसे पहले होता है बाइट, फिर होता है सॉरी बीट, फिर होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट। तो आंसर क्या है इसका, सी। तो इस क्वेश्चन से आपको इस स्टोरेज के जो भी यूनिट्स है, स्टोरेज के जो यूनिट्स है उसको आपको याद हो गया होगा। आप इस चीज को याद रख लें अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं 33। यदि ए को 1 तो निम्न श्रेणी क्रम में अगला पद क्या होगा।
सिंपल सी बात है, इसको आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन इसका बनाएंगे। इसका आंसर क्या है अभी फिलहाल एक्स, बी आंसर है इसका। प्रभावशाली कक्षा कक्ष संचार होना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन और टू बी। अब देखो जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए, आंसर है इसका बी, सहानुभूति जरूरी नहीं है, निरुत्साह करना, मतलब लोगों को आप निरुत्साह करना गलत बात है, करुणा भी नहीं होना चाहिए, तदानुभूति होना चाहिए, मतलब एम्पैथेटिक होना चाहिए। इफेक्टिव क्लासरूम मतलब जो है उसके बेस देखो, अगर आप क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो, तो किसी के ऊपर सहानुभूति ना दिखाएं, किसी के ऊपर करुणा या पैथेटिक ना हो, और किसी को ज्यादा डीमोटिवेट मत करें। निरुत्साह मतलब डीमोटिवेट करना होता है ना। तो हमें क्या करना है, तदानुभूति जनक मतलब एम्पैथेटिक जो है उसके बेस पे आप एक्सप्लेन करिए जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेस पे। तो ये हो गया इफेक्टिव क्लासरूम का, ये है कम्युनिकेशन से। इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जब मैं कम्युनिकेशन का बना दूंगा। तो अब हम आते हैं 35, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, वर्चुअल, इसका आंसर तो देख लेते हैं पहले, ए बी सी डी है इसका आंसर, है ना। फर्स्ट कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहला आंसर। दूसरा है एप्रोप्रिएट आईसीटी एप्लीकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की संकल्पना निम्न में से किस संकल्पनाओं को सम्मिलित करती है। देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने का रीजन यही है कि हमें आईसीटी एप्लीकेशन रहेगा हमारे पास तभी हो पाएगा, है ना। पहला तो हो गया। दूसरा वर्किंग इन कोलैबोरेशन टू प्लान प्रोग्राम्स, हमें अलग अलग लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना है। डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट टुगेदर एंड डिलीवर देम टू लर्नर्स, तो इससे क्या होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने से कनेक्ट होना एक दूसरे से और लोगों तक उस चीजों को पहुंचाना है। अब थोड़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर्च करके पढ़ लेंगे, है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, और आपका ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप देख लेंगे। अब आते हैं इंटर इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टाफ। इंटर इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टाफ ये गलत बात है, ये स्टाफ के लिए नहीं है, ये सब का सब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न अंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर है 23। ये है मैथमेटिक्स का है, सीरीज वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक को सापेक्षिक विषैलापन सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स हैज मैक्सिमम रिलेटिव टॉक्सिसिटी। इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइंस से। वर्ड आर सिंबल्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। वर्ड आर सिंबल्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स, बहु अर्थ वाले शब्द अथवा प्रतीकें सृजन करती। जब जो है ना एक वर्ड अगर बोले उसका 3-4 अगर मीनिंग है तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर है ये। तो हमें समझने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर, अर्थ संबंधी अवरोध। देखिए इस बार अगर इंग्लिश में हम देख रहे थे प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन अर्थ संबंधी देख रहे हैं तो डायरेक्टली क्लियर हो रहा है। बहु अर्थ वाले, इसमें लिख दिया है बहु अर्थ वाले शब्द व प्रतीकें अगर सृजन करती है तो किसको बढ़ावा देता है, तो किसको देता है, अर्थ संबंधी अवरोध को। किसको देता है, अर्थ संबंधी अवरोध, मतलब सेमेंटिक बैरियर। इस चीज को सीख गए आप। सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, जो ऐसा वर्ड जो हम यूज करते हैं जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है, इससे तो प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन में, यही कहलाता है कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। ठीक, तो आपको क्या करना है, पर्सनल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। वीडियो को देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण की विशेषता नहीं है। कम्युनिकेशन का क्या विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले बार 19 में भी आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो टू वे प्रोसेस तो है, मैंने बताया था। उसके बाद है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी था। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी नहीं था। लीनियर फ्लो नहीं था, ये 2019 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2019 सेट में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो रैखिक प्रवाह नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन दो तरफा होता है। आप एक जने हैं जो बोलते जा रहा है, एक जने सुनते जा रहा है, ये आपका कम्युनिकेशन नहीं है। रैखिक प्रवाह मतलब होता है कि एक ही जने बोले। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, जो विशेषता नहीं है, रैखिक प्रवाह या लीनियर फ्लो। निम्नलिखित में चित्र को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या चाहिए, 40 का आंसर होगा आपका डी। ये है मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। दूर सम्मेलन निम्न में से किस प्रकार की दूरस्थ राशि का उदाहरण है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये क्या है, आंसर है इसका समकालिक दूरस्थ शिक्षा, सिंक्रोनस
डिस्टेंस एजुकेशन, इस चीज को याद रखेंगे, है ना। अगर हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसी के साथ कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, तो सिंक्रोनाइज करना है हमें डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के, तो ये भी आप थोड़ा याद रख लेंगे। डिस्टेंस, देखो अभी से क्या पढ़ना है आपको, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में नॉलेज रखें आप, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। और दूसरा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार डिस्टेंस एजुकेशन को सेपरेटली नहीं आया है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या विशेषता है, कुछ भी करके, है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को देख करके आपको क्वेश्चंस बनाना है। जो भी आप क्वेश्चंस देखते हैं उसके बेस पे आप क्वेश्चंस बनाइए और उसके बेस पे उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ही इस बार के सेट एग्जाम में 2024 में आपका नंबर इंक्रीज ही होगा। अगला है व्हाट इज द ट्रू अबाउट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वन्य जीव प्रजातियों के संदर्भ में क्या सत्य, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये, पीपल इन इन्वायरमेंट से आया है ये, है ना। तो आंसर है इसका ए, सबसे पहले समाप्त हो जाने वाला है। वन्य जीव प्राणी क्या हो जाता है, अगर हम उसको सही तरीके से कंजर्व नहीं करेंगे तो जो भी जीव जंतु है वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो पहला आंसर सही है। दूसरा है मेंटेनेबल, इसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उनके देख रेख हमें करना पड़ेगा, तब जा करके वो अभी भी रहेंगे, अदरवाइज देखे होंगे डायनासोर या बहुत सारे जो जानवर अभी भी विलुप्त हो गए, है ना, क्योंकि वहां पे मेंटेनेबल सही नहीं रहा। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल, इसको हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, हम जीव जंतु या मानव को रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। हम एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया आपका, ये सबको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नवीनीकरणी। लेकिन अनवीकरणीय है, वाइल्ड लाइफ क्या है, कोई भी जीव जंतु वन्य जीव क्या है, अनवीकरणीय है, उसको फिर से हम नहीं नवीन कर सकते, ठीक है। तो पहला नवीकरणीय ये तो गलत हो गया, ना समाप्त होने वाला ये भी गलत हो गया। अब आपको क्लियर हो गया कि वन्य जीव प्रजातियों के संबंध में सही क्या चीज है, तो समाप्त हो जाएगा वो, है ना, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेनेबल है वो। और तीसरा चीज है अनवीकरणीय, इसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन्य जीव से एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर क्या है इसका, फर्स्ट ए बी सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि जो विधानसभा की संख्या है ये एग्जैक्ट नहीं था। अगला है 44, निम्नलिखित में से क्या सही है, यह है हायर एजुकेशन सिस्टम से है। आजादी के समय 20 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय थे, आजादी के समय इतने लाख विद्यार्थी थे, 31/3/17 को इतना विद्यालय ही ये है। इसका आंसर है आपका बी, बी सी डी। तो आपको इस क्वेश्चंस को लेके आपको याद नहीं रखना, बस आपको पढ़ना है, क्या पढ़ लेना है, यूनिवर्सिटीज के बारे में। अभी कितने यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कि मैंने बुक बताया पेपर 1 के लिए, उसमें मेंशन है, नए एडिशन में सब मेंशन है ना, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनॉमस क्या होता है, ये सब चीज आपको रफली एक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाने में आसानी होगी। ये पुराने डाटा पे है, ठीक है। अब आते हैं ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, जिसकी उपयोग विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं एवं कंट्रोल कुंजी इत्यादि को पर्सनल कंप्यूटरों के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका उपयोग उपयोगता के द्वारा किया जाए। तो ASCII का पूर्ण रूप क्या है, अब इसको टोटली हमें इसका फुल फॉर्म चाहिए। ASCII ये है आपका ICT से क्वेश्चन। अब एक ICT का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है एब्रीवेशन वाला, उसमें मैंने बहुत सारे जो IITs में ICTs में जितने भी शॉर्ट जो फॉर्म यूज होता है उसका फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने इसको भी बताया हुआ है ना, ASCII का भी क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको याद रखेंगे, क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो जब कभी भी आप इस टाइप के फुल फॉर्म वाला चीज पढ़ते हैं, है ना, कोई भी चीज हो, तो आप उसका इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करें, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज प्रॉब्लम होगा आपको पढ़ने में। इसमें तो खैर डायरेक्टली लिखा है, बट बहुत सारा ऐसा होता है कि हिंदी मीनिंग होता है उसका, जैसे रिसर्च, अगर मान लो कोई हम पढ़ रहे हैं ना, रिसर्च आ रहा है, उसमें आर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो उसका मीनिंग होता है रिसर्च, लेकिन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान, तो चेंज हो जाता है। इसलिए क्या करें, जब कभी भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म वाला जो भी देखते हैं उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो आप इंग्लिश में ही याद रखें उसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक मेमोरी में आपका रहेगा और ज्यादा आसान होगा आपको याद करने में, ठीक है। अगला आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन फैक्टर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच केमिकल्स आर करेक्ट, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है सीधा बी, सबसे ज्यादा डीडीटी होता है, क्लोरोडीन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक। इसको बायोमैग्निफिकेशन साइंस के रिलेटेड है ये। अगला 47 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में भूतापीय स्थान है, मतलब जियोथर्मल लोकेशन है, मतलब
जो भी भूतापीय एनर्जी हम जनरेट करते हैं ना, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए कहाँ-कहाँ पर प्लांट लगाया गया है, ये पूछ रही है। तो इसका आंसर है डी। एक है मणिकर्ण, दूसरा है सी सरगुजा में भी लगा है, सरगुजा के सूरजपुर में लगा है, ठीक है। उसके बाद डी राजावार और सूरजकुंड और राजावार, ठीक है। 4 जगह है जहां पर इस क्वेश्चन में दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला? अब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है कि आपका नाभिकीय ऊर्जा है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी है, तो इसका लोकेशंस को आप मैप में एक बार देख लिए रहें, इससे ऐसा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ-कहाँ पर कौन सा प्लांट बनाया गया, क्योंकि ये टॉपिक लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी में, एक स्पेशली मेंशन है सीजी सेट पेपर 1 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ भूतापी ऊर्जा की बात किया गया है, जियोथर्मल एनर्जी की बात किया गया है, बट आपको न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा, इस सब का लोकेशन को पढ़ लेना है, जिससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे वो बन ही जाना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया। आंसर 48 का मैथमेटिक्स है, आंसर क्या है, सी। HTML का उपयोग किसकी रचना के लिए की जाती है? या ICT से क्वेश्चन है HTML वाला, ठीक है। तो वेब पेज को जनरेट करने के लिए, याद रखना, वेब सर्वर नहीं है। वेब सर्वर में आपका क्रोम, गूगल क्रोम आ जाता है, हाई लेवल प्रोग्राम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज आ गया, लाइनेक्स आ गया, एंड्रॉइड आ गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वेब पेज है, HTML क्या है आपका, वेब हायर टेस्ट मल्टीपल लैंग्वेज करके इसका फुल फॉर्म होता है ना, हाई टेस्ट मल्टीपल लैंग्वेज करके। अगला है लास्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संचार का किससे संबंध नहीं है? क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये किससे क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। अब देखते हैं, तीनों अलग अलग चीज है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब अपने आप में, तो क्लासरूम में आप अपने आप से नहीं पढ़ोगे, क्लासरूम में हो तो आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा लोगों के साथ। इंटरपर्सनल मतलब होता है दो लोगों के बीच, दो स्टूडेंट के बीच अगर कम्युनिकेशन है उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल। तो ये भी गलत बात है ना, दो लोगों में आपको बात नहीं करना है। अगर आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं तो आपको सबसे बात करने आनी चाहिए, टीचर से इंटरेक्ट होना चाहिए। और ये पब्लिक कम्युनिकेशन, जन संचार, ये बहुत बड़े लेवल की बात हो जाता है। जो बड़े बड़े चुनाव प्रचार करते हैं ना, वो कहलाता है पब्लिक कम्युनिकेशन, बड़े लेवल का। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्लासरूम का क्या है, कुछ एक लिमिट होता है, 1 या 2 में नहीं, लेकिन 20, 50, 100 तक की बात है। लेकिन जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, सार्वजनिक जनसंचार है, वो कई हजार में भी हो सकते हैं, चुनाव के टाइम जो होता है ना, इलेक्शन के टाइम जो भी। ठीक है, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है सीजी सेट 2018 एग्जाम को लेकर के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने बना भी दिया यहीं पे, है ना, बहुत सारों का आंसर मैंने बता दिया। मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियोज। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे कुछ ट्रिक बताए हैं, एनालिसिस करने का तरीका बताया है कि कैसे आपको एनालिसिस करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उससे हमें क्या क्या चीजें सीखना है। तो आपको जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, जो कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलता है जो आप नहीं बन रहा है आपसे, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए उसी टाइम। ऐसा करने से क्या होता है, हम उसी टाइम हमें हमारे माइंड में वो चीजें चली जाती है और वो हमें याद हो जाता है, जो हमें बाद में काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इस बार सीजी सेट तो क्लियर करना ही है। थैंक यू।